वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। आज हम करेंगे 12th बिजनेस स्टडी का चैप्टर 7.5। चैप्टर का हमारे का नाम है कम्युनिकेशन, संदेश वाहन। आज इस चैप्टर के अंदर हमारा 5th लेक्चर है और आज का टॉपिक क्या रहेगा वो देखते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। नीचे बटन लिखा हुआ है, दिया हुआ है सब्सक्राइब का, रेड कलर का। शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें ताकि मुझे फीडबैक मिलता रहे। तो आज का हमारा टॉपिक आज का हमारा है मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। हम +2 में कर रहे हैं। मीडिया जो है क्या होता है, यानी कि जिस माध्यम, इसको कहते हैं संदेश वाहन का माध्यम। बैरियर्स टू इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में कौन कौन सी बाधाएं आ सकती है, ये टॉपिक करेंगे। और सेकंड टॉपिक होएगा इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस, यानी कि जो हमारी कम्युनिकेशन है उसको इम्प्रूव, यानी कि इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ तो मैंने इंग्लिश में इनके नाम लिखे हैं, आगे जब मेन पॉइंट हम डिटेल में इनको स्टडी करेंगे तो वहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा मिलेगा आपको। तो सबसे पहले हम करते हैं मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन, संदेश वाहन के माध्यम, जिसको हम कहते हैं मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। होता क्या है? वैसे मीडिया से आप समझ तो गए होंगे कि माध्यम। तो देखो, संदेश वाहन श्रृंखला औपचारिक भी हो सकती है आपकी, अनौपचारिक भी हो सकती है। तो संदेश वाहन की विषय वस्तु सामग्री, संदेश, विचार, सुझाव, शिकायत का हम आदान प्रदान करने के लिए कुछ शब्दों, कुछ चिन्हों या कुछ चित्रों की जरूरत पड़ती है। और उन चित्रों, चिन्हों या शब्दों को हम दूसरे व्यक्ति को किस माध्यम से देते हैं उसे ही हम कहते हैं संदेश वाहन के माध्यम या मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि अपने विचारों, भावों, चिन्हों, चित्रों को जिस माध्यम से आप एक्सप्रेस करते हैं दूसरों को समझाने के लिए, उसे ही माध्यम कहा जाता है। तो देखो, इनका प्रयोग अलग अलग हो सकता है। ये जो ऊपर हमने दिए ना, इनका अलग अलग प्रयोग हो सकता है, या एक ही माध्यम की सहायता के लिए दूसरे माध्यम का प्रयोग भी किया जा सकता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि एक साथ आप 2 माध्यमों का यूज़ भी कर सकते हो। जैसे एक बात को शब्दों द्वारा मौखिक रूप में भी कहा जा सकता है और इसी बात को आप लिखित रूप में कुछ चिन्हों या चित्रों के द्वारा भी प्रस्तुत कर सकते हो। जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, मैं शब्दों के द्वारा एक्सप्लेन कर रही हूँ और चित्रों के, यानी कि चिन्हों के रूप में ये लिखे हुए अक्षर शब्दों के रूप में आप इनको देख रहे हो। तो यहाँ क्या है, 2 माध्यम यूज हो रही है, लिखित और मौखिक दोनों। संदेश वाहन के माध्यमों को 3 भागों में बांटा जाता है, मौखिक, लिखित, सांकेतिक। तो इनका ज़्यादा डिटेल नहीं। अगर मौखिक आ जाए, कई बार आ जाता है 1-2 नंबर का, तो कैसे लिखना है। मौखिक संदेशवान क्या है? ऐसा संदेशवान जिसमें अपने भावों, विचारों, तथ्यों को लिख कर व्यक्त किया जाता है, उसको मौखिक संदेशवान कहते हैं। और लिखित क्या होता है? ऐसा संदेशवान का ऐसा माध्यम जिसके माध्यम से अपने भावों, विचारों, तथ्यों को लिख कर प्रस्तुत किया जाता है, लिखित। और तीसरा है हमारा सांकेतिक, संकेत। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, संदेश वाहन का माध्यम से अभिप्राय अपने भावों, विचारों या तथ्यों को संकेत के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, उसको संकेतिक कहते हैं। जैसे कि आप स्कूल में हो, आपके स्कूल की छुट्टी होने की, स्कूल लगने की घंटी बजती है, तो वो क्या है आपके लिए? संकेत ही है। इसी प्रकार आप किसी को किसी ने आपसे मान लेते कोई क्वेश्चन किया, तो आप बोले बिना गर्दन हिलाकर यस या नो का जवाब भी दे सकते हो। तो इस तरह से इन तीनों को हम कहते हैं मौखिक, लिखित और सांकेतिक। एक टाइम में आप कम से कम 2 भी यूज कर सकते हो और एक माध्यम भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखो, ये जो है ना माध्यम, ये हम +2 के बारे में पढ़ रहे हैं। तो +2 के जो पाठ्यक्रम है उसमें संदेश वाहन के माध्यमों की विस्तृत व्याख्या नहीं दी गई, क्योंकि ये हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, इसलिए हम इन माध्यमों को डिटेल से नहीं करेंगे। शॉर्ट में मैंने इन तीनों के मीनिंग आपको बता दिए हैं और इसका मीनिंग बता दिया कि माध्यम होता क्या है। माध्यम से अभिप्राय अपने जो भी भाव, विचार, तथ्य होते हैं उनको एक्सप्रेस करने का एक रास्ता या एक माध्यम होता है, उसे कहते हैं। सेकंड पॉइंट लेते हैं हम, प्रभावी संदेश वाहन की बाधाएं। एक संदेश वाहन जो है प्रभावी संदेश वाहन,
पर उसमें कुछ बाधाएं आ जाती है। बाधाएं मतलब समस्याएं। तो वो कौन कौन सी समस्याएं आ जा सकती है? बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे कम्युनिकेशन में आ जाती है? तो देखो, ये जो बाधाएं हैं इनको सुविधा की दृष्टि से 4 पार्ट में बांटा गया है। कितने में बांटा गया है? 4 पार्ट में बांट दिया गया है। और ये 4 पार्ट कौन कौन सी हैं? पहले हम इन 4 पार्ट को देख लेते हैं। सबसे पहले होता है भाषा संबंधी बाधाएं। क्योंकि हम कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन में लैंग्वेज सबसे फर्स्ट नंबर पे आती है। दूसरी बात आती है मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक बाधाएं। अब मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक का रोल यहाँ होता है कि जो भेजता है वो भी व्यक्ति होता है और सामने संदेश को समझने वाला भी व्यक्ति होता है। तो हो सकता है उनके भावनात्मक या साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी कम्युनिकेशन पर पड़ सकता है, तो वो भी एक बाधा हो सकती है। तीसरा है संगठनात्मक। हम बिजनेस के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ये नहीं है कि हम बिजनेस के अलावा स्टडी करें। बिजनेस में स्टडी कर रहे हैं तो बिजनेस में क्या होता है, कोई भी व्यवसाय होता है उसका कोई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है और उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन करते वक्त क्या क्या समस्याएं आती है उसके बारे में स्टडी करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं हम, देखो हमने भाषा ले लिया, मनोवैज्ञानिक ले लिया, संगठन ले लिया। अब आ जाता है व्यक्ति की कुछ पर्सनल, यानी कि कुछ पर्सनल समस्याएं भी होती है जिसकी वजह से भी कम्युनिकेशन इफेक्ट होता है। तो एक व्यक्ति जो है, व्यक्ति की वजह से किस तरीके से ये कम्युनिकेशन में बाधा आ सकती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारी, इनको नंबर वाइज करेंगे, इनके भी कई कई पॉइंट सब पॉइंट बनेंगे आगे। सबसे पहले हम लेते हैं भाषा संबंधी बाधाएं। क्या होती है भाषा संबंधी बाधाएं? तो देखो, इसके पॉइंट करने से पहले भाषा संबंधी या सिमेंटिक बैरियर्स बोलते हैं। ये इंग्लिश वाले वर्ड भी लिख रखे हैं, मैंने इसीलिए लिख रखे हैं, कई बार हिंदी में वर्ड चेंज हो जाते हैं और इंग्लिश में जो वर्ड है वो यूं के यूं रहते हैं, तो इसलिए ये वर्ड भी आप ध्यान में रखना। सिमेंटिक बैरियर्स क्या होती है? तो देखो, संदेश वाहन ने सूचना भेजने का जो भाव होता है, संदेश वाहन में सूचना भेजने का जो भाव होता है उनको पूर्णतः विपरीत तरीके से समझने और उनका गलत अर्थ निकालने जाने की संभावना बनी रहती है। आपने कोई मैसेज भेजा है तो जब तक सामने वाला फीडबैक न दे दे तब तक आपके दिमाग में ये होता है कि क्या पता सामने वाले को समझ आया है या नहीं आया, उसने कोई गलत अर्थ तो नहीं निकाल लिया है। संदेशवाहन में जिन शब्दों, चित्र या चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, सूचना प्राप्तकर्ता उनकी व्याख्या अपने अनुभव के अनुसार करता है, जिससे संदेहपूर्ण स्थितियां पैदा हो जाती है। ऐसी सूचनाओं को सरल शब्दों में प्रेषित न किए जाने के कारण होता है। यानी कि कई बार क्या होता है, संदेश जो सेंडर होता है वो तो अपने तरीके से जो संदेश भेजना चाहता है उनको शब्दों चित्रों में असेंबल करके वो भेज देता है, पर बात आ जाती है सामने वाला हो सकता है उन शब्दों चित्रों को कुछ गलत वे में ना ले जाए। तो इसलिए जो सेंडर होता है, प्रेषक जिसको हम हिंदी में कहते हैं, उसकी पहली कोशिश यही होती है कि वो सरल से सरल शब्दों में भेजने की कोशिश करता है जिससे गलत उपयोग ना हो। अब आता है भाषा संबंधी मुख्य बाधाएं निम्नलिखित हैं। भाषा संबंधी भी कई तरह की बाधाएं होती है, वो कौन कौन सी है? संदेशों का गलत व्याख्या करना, बैडली एक्सप्रेस, यानी कि गलत तरीके, बैडली एक्सप्रेस मैसेज, गलत तरीके से उसको समझना। देखो, भाषा के अस्वस्थ होने के कारण संदेशों की गलत व्याख्या होने की संभावना बनी रहती है। अस्वस्थ का मतलब है कि सामने वाले ने मीनिंग कुछ और निकाल लिया हो वर्ड का, शब्दों का गलत चुनाव, या भेजने वाला भी गलत कर सकता है। जरूरी नहीं है कि सामने वाला ही गलत मीनिंग निकाले, भेजने वाले ने भी गलत वर्ड यूज कर सकता है, या अभद्र शब्द यूज किए हो, वाक्यों का गलत क्रम था, या एक ही बात को बार बार कहने के कारण भी ये बाधा उत्पन्न हो सकती है। तो संदेशों की गलत व्याख्या, भेजने वाला भी गलती कर सकता है, सामने समझने वाला भी गलती कर सकता है। तो बैडली एक्सप्रेस सबसे पहले नंबर पे। इसके बाद आते हैं भिन्न अर्थों वाले चिन्ह और शब्द, सिंबल्स फॉर वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग।
यानी कि बहुत सारे शब्द और अर्थ ऐसे शब्द और चिन्ह ऐसे होते हैं जिनके कई अर्थ निकाले जा सकते हैं। यहाँ डिफरेंट, यहाँ भिन्न नहीं लिखा गया, कोई बात नहीं। एक ही चिन्ह अथवा शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। आप लेते हो कोई भी एक चिन्ह या शब्द है, जगह जगह के अकॉर्डिंग उसके अर्थ बदल जाते हैं। यदि प्राप्तकर्ता गलत अर्थ के अनुसार संदेश को समझता है तो संदेश अर्थहीन हो जाता है। आप कहना उस वर्ड के द्वारा कुछ चाह रहे हो, सामने वाले ने कुछ अलग समझ लिया, तो आपके इस कम्युनिकेशन का कोई फायदा नहीं होगा। एग्जाम्पल लेते हैं हम छोटा सा एक, जो उदाहरण के लिए वैल्यू, मूल्य जो है, इसके निम्न अर्थ हो सकते हैं। जो वैल्यू वर्ड है उसके कौन कौन से अर्थ हो सकते हैं हम देखते हैं। देखो, पहला कहते हैं कि आज कंप्यूटर शिक्षा का महत्व है। महत्व का क्या मीनिंग होता है? वैल्यू ही होता है। मोबाइल सेट का दाम, दाम का क्या होता है? वैल्यू ही होता है। मैं अपनी मित्रता का आदर, आदर मतलब वैल्यू करता हूँ, यानी कि उसको वैल्यू देता हूँ, उसको आदर देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये वर्ड क्या है? सेम ही है, पर इनका आपको देखना है कि आप किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हो। एक्सप्रेस इस वर्ड को इस लाइन के साथ आपको समझना पड़ेगा कि ये जो वर्ड है ये क्या एक्सप्रेस करना चाह रहा है। तो इस तरह से किसी भी वर्ड या चिन्ह के कई डिफरेंट मीनिंग भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है त्रुटिपूर्ण अनुवाद, फॉल्टी ट्रांसलेशन। प्रबंधक अपने उच्च अधिकारियों में अधीनस्थों से अनेक सूचनाएं प्राप्त करता है। देखो, प्रबंधक होता है वो अपने डिपार्टमेंट के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन में अपने अधीनस्थों से डिफरेंट टाइप की सूचनाएं लेता रहता है और उनको पुनः प्रेषित करने के लिए लोगों के स्तर के अनुसार उनका अनुवाद भी करता है। अतः सूचना प्राप्तकर्ता के समझ के अनुसार ढालना पड़ता है। अब जो सूचना प्राप्त करेगा वो क्या करेगा, जिन लोगों को वो भेजेगा, भेजने से पहले ये देखेगा, लेवल देखेगा कि वो किस तरह की सूचना को समझ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति को हिंदी आती है और आप इंग्लिश में ही उसको लेटर भेज देते हो तो क्या समझ आ जाएगा? बिल्कुल नहीं समझ आ जाएगा। या फिर आप हिंदी में लेटर भेज रहे हो और कुछ वर्ड जो है वो आप इंग्लिश में भेज देते हो, तो उसके लिए तो क्या है, वो समझेगा कि ये तो गलत वर्ड है, उसका कुछ का कुछ मीनिंग निकाल लेगा। या फिर आप उसमें त्रुटिपूर्ण यानी कि कोई ऐसा वर्ड भेज देते हो जिसको सामने वाला कुछ और मीनिंग निकालता है और आपने कुछ और लिखा है। तो इस तरह से सूचना प्राप्तकर्ता की समझ के अनुसार ही ढालकर संदेशवान किया जाता है। यदि इस प्रक्रिया में थोड़ी सी भी असावधानी हो जाए तो गलत अनुवाद होने के कारण संदेशवान में बाधा उत्पन्न हो जाती है। नंबर 3 है अस्पष्ट मान्यताएं। देखो, अनक्लैरिफाइड अजम्पशन। कई बार क्या होता है, एक ह्यूमन बीइंग होती है, उसका नेचर ही ऐसा होता है कि कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन आएगी तो उससे पहले वो मान्यता बना लेता है कि मुझे तो पता है, ठीक है, ये संदेश आया होगा। ऐसी ऐसी मान्यताएं भी बना लेती है। तो अपने मन में जो मान्यताएं बनाई जाती है वो क्या होती है? अस्पष्ट होती है। कई बार यह देखा जाता है कि प्रेषक यह मानकर चलता है कि सूचना प्राप्तकर्ता जो है उसको कुछ आधारभूत बातों को जानता ही होगा। दोनों साइड से हो सकती है यह मान्यताएं। सूचना भेजने वाला भी ये सोच सकता है कि हाँ, इन बातों का तो उसका पता ही होगा, इससे आगे वाली बात उसको बता दूं। अतः उसे केवल मुख्य विषय सामग्री के बारे में ही बताया जाना पर्याप्त होता है। प्रेषक का यह मत रोजाना के संदेश के लिए तो कुछ सीमा तक ठीक है, यानी कि रोज रोज जो बातें होती है या रोज रोज जो संदेश होते हैं उनके बारे में तो ठीक है, लेकिन किसी अगर विशेष संदेश के लिए ऐसा किया जाता है तो ये बिल्कुल भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि प्राप्तकर्ता को सारी बातों के बारे में पहले से ज्ञान हो सकता है डेली रूटीन की तो पता हो, पर कोई विशेष संदेश उसके बारे में हो सकता है ज्ञान ना भी हो। इसके बाद आता है हमारा अर्थहीन तकनीकी भाषा। यहाँ पे आए टेक्निकल जार्गन। प्राय ऐसा देखा जाता है कि संस्था में काम करने वाले कुछ कर्मचारी एक विशेष तकनीकी ग्रुप से संबंधित होते हैं, टेक्निकल ग्रुप से, और टेक्निकल ग्रुप वालों की अपनी टेक्निकी भाषा होती है, उनकी अपनी ही तकनीकी भाषा होती है। उनके द्वारा किया गया संदेशवान इतना सरल नहीं होता कि हर व्यक्ति उनकी बात को समझ ले। तकनीकी भाषा संदेशवाहन में एक बाधा बन जाती है और तकनीकी ग्रुप में औद्योगिक इंजीनियर, उत्पादन विकास प्रबंधक जिसको बोलते हैं प्रोडक्शन डेवलपमेंट मैनेजर, और क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, ये सारे आते हैं।
अब देखो तकनीकी भाषा का एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे आजकल के बच्चे हैं, हम व्हाट्सएप की बात कर लेते हैं। व्हाट्सएप पे लिखते हैं प्लीज़ को क्या लिखते हैं, मैंने जो देखा है ऐसे लिखती है। और गुड मॉर्निंग को तो आजकल पता नहीं क्या, बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट। वो क्या है, जो आपके आपसे बड़े हैं या जो ऐसे हैं जो 45 अबो की एज के है, उनको इन बच्चों के द्वारा ये टेक्निक, उनके लिए यही भाषा टेक्निकल है। मुझे भी इतनी ज़्यादा टेक्निकल नहीं आते, कुछ कुछ वर्ड जो देखते हैं बच्चे करते हैं तो उन्हीं के बारे में पता चलता है। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया प्लीज़। प्लीज़ वैसे तो अगर बड़े मान लो अबव 45 वर्ड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पूरा वर्ड लिखेंगे प्लीज़। और अगर किसी बच्चे की आप देखोगे तो बच्चे आजकल जिसको शॉर्टकट में कहते हैं तो वो क्या लिखते हैं, प्लीज़ एक इमोजी सा वर्ड लगा देते हैं, वो भी समझ में नहीं आता। तो ये क्या है, इसी तरह टेक्निकल भाषा होती है, इसी को ही कहते हैं टेक्निकल भाषा। हर एक उसको नहीं समझ सकता। इसके बाद आता है शारीरिक भाषा में संकेतों का संदेश वाचन। शारीरिक भाषा में देखो यहाँ वर्ड क्या आया है, बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर रिकॉर्डिंग। कई बार आप बॉडी लैंग्वेज से या उसके गेस्चर से आपको ये पता चल जाता है कि सामने वाला हमें क्या कहने जा रहा है, या फिर प्राप्तकर्ता को सेंडर को ये पता चल जाता है कि सामने वाले ने मेरे भाव को किस तरह से समझा है। जब संदेश शारीरिक भाषा में संकेतों द्वारा दिया जाता है तो इसका गलत अर्थ समझने से संदेश वाचन में बाधा उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए किसी के उत्तर में गर्दन हिलाने से कई बार ये पता नहीं चलता कि इसका अर्थ हाँ है या नहीं है, ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरह से ये शारीरिक भाषा में भी संदेश भेज सकते हैं या फिर संदेश का वाचन कर सकते हैं, पर उसमें कई बार गड़बड़ हो जाती है। तो ये था हमारी पहले कौन सी हमने की थी बैरियर, सिमेंटिक बैरियर्स, यानी कि भाषा संबंधी बैरियर्स। अब हम पढ़ेंगे इसमें सेकंड जो हमारी है मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक बाधाएं, जिसको हम साइकोलॉजिकल और इमोशनल बैरियर्स भी कहते हैं। तो इसके पहले हम डिटेल पढ़ेंगे कि ये होती क्या है। संदेश वाहन का प्रभाव अथवा महत्व दोनों पक्षों की मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। ये नहीं है कि एक सेंडर के ऊपर निर्भर करता है कि वो ही अच्छा मैसेज भेजे, को मैसेज में कोई गलती ना छोड़े, पर यह भी हो सकता है सामने वाला भी तो एक इंसान है, समझने में उसकी स्थिति पे भी निर्भर करता है उसने किस तरीके से समझा है। मानसिक रूप से अशांत कोई भी संदेश वाहन को सार्थक बनाने में रुकावट पैदा कर सकता है। यहाँ बोला मानसिक रूप से अशांत, यानी कि अगर वो इमोशनल या साइकोलॉजिकल डिप्रेस्ड है, या हम ये कह सकते हैं कि उसका माइंडसेट नहीं है, तो वो किसी भी संदेश को गलत वे में भी ले जा सकता है और ठीक वे में भी ले जा सकता है। तो इस तरह से रुकावट बन सकते हैं दोनों पक्षी। संदेश वाहन के मार्ग में आने वाली भावनात्मक अथवा मानसिक बाधाएं निम्नलिखित है। कौन कौन सी है वो? पहला आता है समय से पूर्व मूल्यांकन, प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। कभी कभी सूचना प्राप्त करने वाला व्यक्ति सूचना प्राप्त होने से पहले ही या सूचना प्राप्त होते समय बिना अधिक सोच विचार के ही उसका अर्थ निकालने की कोशिश करता है, जो कि गलत हो सकता है। प्री मैच्योर मतलब जैसे कि आपके सामने कोई लेटर आता है, ठीक है, और आप बिना खोले ये कहता है मुझे पता है उसने ये भेजा होगा। तो इस तरह के जो केसेस होते हैं उनको कहते हैं प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। इस प्रकार किया गया मूल्यांकन सूचनाओं के आदान प्रदान में रुकावट बनता है और सूचना भेजने वाले के उत्साह में कमी हो जाता है। ये रुकावट कैसे बनता है? अगर आप प्री मैच्योर इवैल्यूएशन कर लेते हो ना, तो एक खास बात है, जो लिफाफा आपके हाथ में आया है, जो मैसेज आपको मिला, आपको उसको डिटेल्ड पढ़ोगे नहीं, ध्यान से नहीं पढ़ोगे, क्योंकि आपने अपने दिमाग में जचा लिया है कि हाँ ये इसी के बारे में होगा। ये प्रॉब्लम वहाँ क्रिएट होती है, ध्यान की कमी, लैक ऑफ अटेंशन। जब संदेश प्राप्तकर्ता पहले से ही किसी महत्वपूर्ण काम में व्यस्त हो, वह संदेश को ध्यान से नहीं सुन पाता। मान लेते हैं आप कोई संदेश देना चाह रही हैं, पर जो संदेश लेने वाला व्यक्ति है वो पहले से ही कहीं बिजी है, तो क्या वो आपके संदेश को सुन लेगा? उदाहरण के लिए मान लेते हैं एक कर्मचारी का अपने बॉस को उस समय अपनी बात कहना जबकि वह किसी महत्वपूर्ण वार्तालाप में व्यस्त हो या फिर अपनी कोई फाइल निपटाने में लगा हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में संभव है कि बॉस कर्मचारी की बात पर ध्यान नहीं देगा, क्योंकि उसका ध्यान कहाँ है? दूसरे काम पर लगा हुआ है।
तो इस प्रकार संदेश वहन में मनोवैज्ञानिक बाधा उत्पन्न होती है। थर्ड आता है प्रसारण द्वारा हानि या कमजोर ठहराव, लॉस बाय ट्रांसमिशन या पुअर रिटेंशन। जब संदेश कई लोगों के मध्य से होकर प्राप्तकर्ता तक पहुंचता हो तो वहां तक पहुंचते पहुंचते संदेश का स्वरूप बिगड़ जाता है। इसे कहते हैं प्रसारण द्वारा हानि, यानी कि जहां से चलकर कई लोगों तक गया है वो प्रसारित तो हुआ ही है, कई लोग बीच में आए हैं, तो इससे क्या हो जाता है, वो स्वरूप बिगड़ जाता है। और ये स्वरूप किसके बारे में बिगड़ता है भी ध्यान रखना, ये केवल मौखिक संदेश वाहन में ही ये समस्या पैदा होती है। लिखित में तो क्या होगा, जो लेटर ऊपर से आया वही लेटर आगे फॉरवर्ड करना होता है, नीचे 2 लाइन लिखकर, इससे ज़्यादा नहीं। सूचनाओं के कमजोर ठहराव का अर्थ यह है कि प्रत्येक अगले हस्तांतरण के साथ सूचनाओं के वास्तविक रूप में कमी आ जाती है। ये सारी किसके बारे में, मौखिक के बारे में ज़्यादा है। एक अनुमान के अनुसार संदेश वाहन में प्रत्येक हस्तांतरण पर लगभग 30% सूचना की हानि हो जाती है। अनुमान है कि एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर अगर कोई मौखिक रूप से सूचना भेजी जाए तो 30% का लॉस हो जाता है, या तो उसमें ओरिजिनल 30% कम हो जाती है और कोई 30% ऐड हो जाती है। ऐसा मानव स्वभाव की लापरवाही के कारण ही होता है। अतः सूचनाओं का उनके वास्तविक रूप में हस्तांतरण में होना संदेश वाहन में एक बहुत बड़ी रुकावट होती है। नेक्स्ट है अविश्वास, डिस्ट्रस्ट। संदेश वाहन को सफल बनाने के लिए प्रेषक और प्राप्तकर्ता, प्रेषक होता है सेंडर, प्राप्तकर्ता होता है रिसीवर, को एक दूसरे की बात पर विश्वास होना जरूरी है। अगर उनमें विश्वास की कमी है तो प्राप्तकर्ता हमेशा संदेश का गलत अर्थ ही समझेगा, और अगर वो गलत अर्थ समझेगा तो क्या होगा, इस प्रकार संदेश अर्थहीन हो जाएगा। तो इस तरह से जब भी आपस में कम्युनिकेशन हो तो आपस में विश्वास होना जरूरी है। ये थी हमारी मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक बैरियर्स। अब हम करते हैं थर्ड नंबर की, हमारी आती है संगठनात्मक। संगठन से संबंधी कौन सी बाधा हो सकती है, जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। कौन सी हो सकती है बाधा, तो देखो संगठनात्मक ढांचा कर्मचारियों के संदेश वहन करने की योग्यता पर प्रभाव डालता है, बहुत प्रभाव डालता है, महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। संदेश वाहन के मार्ग में आने वाले कुछ मुख्य संगठनात्मक बाधाएं, कौन कौन सी ऐसी मुख्य संगठनात्मक बाधाएं, सबसे पहली होती है नीतियाँ, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज, संगठन की जो पॉलिसी है वो वाली। संगठनात्मक नीतियों द्वारा यह निश्चित किया जाता है कि संस्था में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों के साथ कैसे व्यवहार करना है। ये तो स्पष्ट है, नीतियों के द्वारा लिखा हुआ है कि कैसे उनको व्यवहार करना है। व्यवहार का मतलब है कि उनको किसको आदेश देना है, किसको रिपोर्ट देनी है, यही होता है। व्यवहार का मतलब ये नहीं है कि उनका बोलचाल भी कैसा हो, ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए संगठन की यह नीति हो सकती है कि संदेश वाहन लिखित रूप में ही होगा, या ऐसी स्थिति में जो बात कुछ शब्दों में शीघ्र प्रेषित की जा सकती हो उसको लिखकर भी प्रेषित करना होगा। लिखित मौखिक दोनों तरीके से नीति हो सकती है कि अगर कोई भी अधिकारी कोई ऑर्डर देगा तो उसको लिखित में ही देगा, या नीचे से कोई कर्मचारी कोई कंप्लेंट करेंगे, कोई मान लेते हैं सुझाव देगा तो वो लिखित में ही होगा। ये भी तो व्यवहार हो सकता है। इससे क्या होगा, अगर सारा काम लिखित में चलने लग गया तो परिणाम स्वरूप कामों में अनावश्यक देरी होने लग जाएगी, क्योंकि वो तो अपने संदेश ही लिखते रहेंगे, तो देरी होना निश्चित है। सेकंड है नियम एंड अधिनियम, रूल्स एंड रेगुलेशन। संदेश वाहन की विषय सामग्री, माध्यम आदि को निश्चित करके संगठनात्मक नियम संदेश वाहन के प्रभाव में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो ये बाधा कैसे करते हैं, विषय सामग्री, एक कोई प्री डिफाइंड फॉर्मेट होता है, उसी के अकॉर्डिंग उनकी विषय सामग्री होनी चाहिए। माध्यम जैसे कि लिखित ही ज़्यादा चलता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, और सांकेतिक भी काफ़ी कुछ होता है, जैसे छुट्टी होने का, लगने का, स्कूल लगने का। इस तरह मैंने स्कूल का एग्जांपल ली, तो कुछ सांकेतिक होता है, कुछ लिखित में होता है, थोड़ा बहुत ओरल में भी होता है। तो इस तरह से इस प्रकार के निश्चित नियमों से तंग आकर प्रेषक कुछ संदेशों को प्रेषित ही नहीं करते, जो लिखित में होते हैं ना बार बार, क्योंकि वो प्रूफ भी बन जाते हैं। तो इसमें सेंडर जो है कई बार सोच में पड़ जाता है कि अगर वो कोई अपने कर्मचारियों को ऐसी बात कहना चाहता है या उनको डराना चाहता है तो वो लिख कर नहीं दे सकता।
तो इस तरह से क्या होती है, कई बार कर्मचारी इससे तंग आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन है, तो वो अपना संदेशवाहन ही प्रेषित ही नहीं करते। इसके बाद आता है स्टेटस। स्टेटस क्या होता है, संगठन के अंतर्गत सभी कर्मचारियों को स्तर के आधार पर अनेक श्रेणियों में बांटा जाता है। जो भी कर्मचारी हैं उनको स्तर के अकॉर्डिंग, स्तर आपको बताए थे 3 होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और तीसरा आता है आपका लोअर लेवल। तो इनमें तीनों में अलग अलग बांट दिया जाता है। इस प्रकार का औपचारिक विभाजन संदेशवाहन के प्रभाव में रुकावट पैदा करता है। देखो ये जो है, आप संदेशवाहन करोगे, अगर आपने लेवल बना दिया तो उसके अकॉर्डिंग ही करोगे, तो उसके अकॉर्डिंग करोगे तो आपको सोच विचार कर आप कम्युनिकेशन करोगे कि हम किस लेवल के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं और वो किस लेवल का मैसेज समझ सकती हैं। विशेषकर जब संदेशवाहन नीचे से ऊपर की ओर किया जाता है। उदाहरण के लिए, जब एक निम्न स्तर के कर्मचारी को अपनी बात उच्च स्तर के अधिकारी को प्रेषित करनी हो तो उसके मन में एक डर रहता है कहीं संदेशवाहन गलत ना हो जाए, और इसी डर के कारण क्या होता है, इसी डर के कारण वह अपनी बात को समय पर और स्पष्ट रूप में नहीं बता पाता, और इस परिणाम स्वरूप क्या होता है, निर्णय लेने में देरी होती है। यानी कि ऊपर से तो संदेश आ जाएगा, ऊपर से नीचे तो संदेश आ जाएगा, पर नीचे से ऊपर संदेश भेजते हैं तब जो नीचे कर्मचारी हैं उनको अधिकारी को अपनी बात बताने में डर लगता है। तो इस कारण से कई बार तो जो इम्पोर्टेंट बात या सुझाव होती है वो बता ही नहीं पाते अधिकारी को, तो इससे क्या होता है, निर्णय लेने में देरी होती है। या अगर सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची है तो कई बार इन्फॉर्मेशन की कमी की वजह से निर्णय भी सटीक तरीके से नहीं लिए जा सकते। तो ये थी हमारी संगठन से रिलेटेड कुछ बाधाएं। इसके बाद फोर्थ है हमारी, ये भी संगठन की है, संगठनात्मक ढांचे में जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। किसी संगठन में जितने अधिक प्रबंध के स्तर, मैनेजरियल लेवल होते हैं, संगठन का स्वरूप उतना ही जटिल बन जाता है। लेवल 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, छोटा बिजनेस है तो 1 में ही सारा कुछ हो सकता है। परिणाम स्वरूप संदेशवाहन में देरी होती है। जितना बड़ा बिजनेस होगा संदेशवाहन में तो देरी होगी, और प्राप्तकर्ता तक पहुंचते पहुंचते सूचनाओं के कई बार अर्थ भी बदल जाते हैं, और नकारात्मक बातों या आलोचनाओं को छिपा लिया जाता है। यानी कि संदेश ऊपर तक भेजते भेजते या नीचे तक भेजते भेजते बातों का अर्थ बदल दिया जाता है। और ये है, होता कैसे है, बातों के अर्थ ज़्यादातर जो है ना ऊपर से आती है ना बात, वो तो नीचे तक जाते जाते बढ़ जाती है, और जो नीचे से कम्युनिकेशन ऊपर की तरफ होता है, जैसे किसी कर्मचारी के द्वारा कोई प्रॉब्लम, कोई कंप्लेंट बताई गई हो, कोई सुझाव दिए गए हैं, तो वो ऊपर जाते जाते क्या हो जाती है, कम हो जाती है, या उसमें जो नेगेटिव जो बातें हैं उनको छिपा लिया जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, अतः संगठन में जितने अधिक प्रबंध के स्तर होंगे संदेशवाहन उतना ही प्रभावहीन बनता चला जाएगा। नेक्स्ट आता है संगठनात्मक सुविधाएं, ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज। संगठनात्मक सुविधाओं का अभिप्राय पर्याप्त स्टेशनरी, दूरभाष, अनुवादक मतलब ट्रांसलेटर आदि उपलब्ध करवाने से है। जिस संगठन में ये सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होंगी वहां पर संदेशवाहन समय पर, स्पष्ट और आवश्यकता अनुसार होगा, और जहां इनमें कमी होगी कुछ, वहां पर क्या होगा, वहां पर सुविधा नहीं होगी। तो सीधी सी बात है, वहां कुछ न कुछ बैरियर आ जाएंगे। इन सुविधाओं के अभाव में संदेशवाहन अर्थहीन बनकर रह जाता है। इसके बाद आता है व्यक्तिगत बाधाएं, पर्सनल बैरियर्स। ये बाधाएं आती हैं एक व्यक्ति से रिलेटेड। व्यक्ति से रिलेटेड कौन कौन सी कैसी बाधाएं आ सकती है, तो देखो व्यक्ति 2 होते हैं इसके अंदर। संगठनात्मक बाधाएं अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ बाधाएं ऐसी भी है जिनका सीधा संबंध सूचना प्राप्त करने यानी कि सूचना भेजने सेंडर के साथ, और सूचना प्राप्त करने वाले रिसीव करने वाले, प्राप्त करने वाले के साथ होता है। अब इन व्यक्तियों की प्रॉब्लम की वजह से बाधा में दिक्कत आ सकती है, तो इन्हें व्यक्तिगत बाधाएं कहा जाता है। सुविधा की दृष्टि से इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, क्योंकि जो सेंडर होता है और रिसीवर होता है 2 अलग अलग है, तो सीधी सी बात है किसी संगठन में ये दोनों अलग अलग पद पर भी काम कर रहे होंगे। तो हम लेते हैं, सबसे पहला आता है उच्च अधिकारियों से संबंधित बाधाएं, बैरियर्स रिलेटेड टू सुपीरियर। उच्च अधिकारियों से संबंधित बाधाएं कौन कौन सी आ सकती है, पद को चुनौती का भय यानी कि फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटीज,
तो देखो यहाँ भूटान लिखा गया, भूटान नहीं है। तो प्रत्येक व्यक्ति ऊंचा पद प्राप्त करने की इच्छा रखता है। संस्था के अंदर हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि उसको ऊंचा पद मिले, और इस उम्मीद से अधिकारी अपने कर्मचारियों को छिपाने के प्रयास में विचारों का प्रेषण नहीं करते। हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि उसे ऊंचा पद मिले, और इसी उम्मीद से अधिकारी क्या चाहते हैं, अधिकारी ये चाहते हैं कि अगर मेरी जो कमजोरी है अगर वो सामने आ गई तो मेरा जो है प्रमोशन नहीं होगा। तो वो अपनी जो कमजोरी है उसको छिपाने में लगा रहता है, और जो कमजोरी होती है उन बातों को वो उजागर करके आगे प्रेषण करता ही नहीं। उनके मन में डर रहता है कि कहीं वास्तविकता की जानकारी हो जाने पर उन्हें निम्न स्तर पर ना जाना पड़ जाए। तो इस तरह से चुनौती का भय भी होता है। सेकंड आते हैं, ये थी अधिकारियों से रिलेटेड। अब आती है अधीनस्थों में विश्वास की कमी। अधीन यानी कि जो अधिकारी होता है उसको अपने अधीनस्थों पे, अपने जो सबॉर्डिनेट है उन पर विश्वास ही नहीं होता। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन सबॉर्डिनेट्स। उच्च स्तरीय अधिकारियों की ये मान्यता रहती है कि निम्न स्तरीय कर्मचारी कम योग्य होते हैं, और इसी कारण उनसे प्राप्त सूचना या सुझाव आदि पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। वे अपने महत्व को बढ़ाने के लिए अधीनस्थों की ओर से जो भी संदेश है उसको जानबूझकर क्या कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं, और इससे क्या होता है, कर्मचारियों के उत्साह में कमी होती है। ये था हमारा उच्च अधिकारियों की तरफ से बाधा। अब आती है अधीनस्थों से संबंधित बाधाएं। अब देखो, अगर उच्च अधिकारियों से संबंधित बाधाएं हो सकती है तो कुछ ऐसी बाधाएं भी हो सकती हैं जो अधिकारियों से रिलेटेड अधीनस्थों के रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहला है विचार विनिमय की अनिच्छा, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। कभी कभी क्या होता है, अधीनस्थ अपने अधिकारियों को सूचना का प्रेषण करने के लिए तैयार ही नहीं होते। उनके कोई प्रॉब्लम है, सुझाव है, तो वो ये बताना ही नहीं चाहते अपने बॉस को। जब अधीनस्थ ये समझते हैं कि कोई सूचना नकारात्मक प्रकृति की है और उनका प्रभाव उन पर ही पड़ेगा, तब उस सूचना को छिपाने की कोशिश की जाती है। यदि इसी सूचना का भेजना आवश्यक हो जाए तो उसमें भी वो काट छांट करके संशोधन करके ऊपर भेजते हैं। अतः अध्यक्ष द्वारा ये बच्चे लिखेंगे, जो भी सूचना है उसको स्पष्ट न करने से संदेश वाहन में बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरह से भी समस्या पैदा हो जाती है। इसके बाद आता है उपयुक्त प्रोत्साहन की कमी। अधीनस्थों में लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव। अधीनस्थों में प्रोत्साहन की कमी भी संदेश वाहन में बाधा पैदा करती है। अधीनस्थों में प्रोत्साहन की कमी का कारण अधिकारियों द्वारा उनके सुझाव विचारों को महत्व ना देना। अगर अधिकारी कर्मचारियों की बात को महत्व ही नहीं देंगे तो आगे से क्या करेंगे, कर्मचारी ऐसी बात बताएंगे ही नहीं। यदि अधिकारी अपने अधीनस्थों की किसी बात को अनसुना करते हैं तो भविष्य में विचार विनिमय के प्रति वो उदासीन हो जाते हैं। उनको ये लगता है कि हमारी बात को सुना तो जाएगा ही नहीं, उसको कोई महत्व तो दिया ही नहीं जाता, तो किस लिए बात बतानी। तो इस तरह से प्रॉब्लम आ जाती है। आज का हमारा थर्ड टॉपिक है और वो है संदेश वाहन प्रभावपूर्णता को सुधारना। यानी कि जो संदेश वाहन में जो हमने कमी देखी है उनमें सुधार किस तरह से किया जा सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है सुधार करने के लिए, संदेश वाहन से पूर्व विचारों को स्पष्ट करना। क्लैरिफाई आइडियाज बिफोर कम्युनिकेशन। सूचना का प्रेषण करने वाले व्यक्ति को सबसे पहले मस्तिष्क में यह स्पष्ट कर लेना चाहिए कि वह क्या कहना चाहता है, और उसे अपनी बात कहने का उद्देश्य भी मालूम होना चाहिए, ताकि तथा भेजे जाने वाले विचारों को मस्तिष्क में क्रम के अनुसार उसको लगा लेना चाहिए कि वो क्या बात कहना चाहता है। तो सबसे पहला है जो भी मैसेज हो वो क्लियर होना चाहिए। इसके बाद है प्राप्तकर्ता की आवश्यकताओं के अनुसार संदेश वाहन। सूचना भेजने, कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ रिसीवर, यानी कि रिसीवर को जो जरूरत है वही बात भेजी जानी चाहिए, अन्यथा बात वो समझेगा ही नहीं, उसको देखेगा ही नहीं। सूचना भेजने वाले को सूचना का स्वरूप अपने स्तर के अनुसार नहीं बल्कि प्राप्तकर्ता के स्तर के अनुसार ही सूचना रखनी चाहिए, उसकी समझ के अकॉर्डिंग, उसके वातावरण के अकॉर्डिंग। अब एक अधिकारी है, एक लेटर लिख रहा है, इंग्लिश में लिख दे, पर आपके जो नीचे कर्मचारी है वो तो केवल हिंदी समझने वाले हैं,
तो क्या वो उनके स्तर का या उनकी समझ का होगा? बिल्कुल नहीं होगा, वो उसको देखेंगे ही नहीं। तो इस तरह से क्या होता है, समझ या स्तर और उसके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही वो इन्फॉर्मेशन उनको या मैसेज देना चाहिए। सेकंड नंबर पे आता है, थर्ड नंबर पे, संदेश वाहन से पूर्व अन्यों से सलाह लेना। कंसल्ट अदर बिफोर कम्युनिकेशन। जब भी आप कोई संदेश दे रहे हो तो अपने साथ एक दो से दूसरों से सलाह लेना, योजना तैयार करना जरूरी है। संदेश वाहन की योजना तैयार करते समय सभी संबंधित व्यक्तियों के सुझाव आमंत्रित करने चाहिए, और ऐसा करने से यह लाभ होगा कि जिनको संदेश वाहन की योजना तैयार करते समय विश्वास में लिया गया है वह संदेश वाहन व्यवस्था को सफल बनाने में पूरा योगदान देंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि ये जो तैयार किया गया है लेटर या संदेश तैयार किया गया हमारे द्वारा बताई गई बातों के बेस पे है, तो वो उसको फॉलो अप करेंगे। इसके बाद है संदेश की भाषा, शब्द व विषय वस्तु के प्रति सचेत रहना। आप जो भी संदेश भेज रहे हो उसके प्रति अवेयर रहना चाहिए। बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज, टोन और कंटेंट ऑफ मैसेज, तीनों चीजें बारे में, लैंग्वेज, टोन और मैसेज कंटेंट सोच समझ के तैयार करना चाहिए। संदेश भेजने वाले को यह ध्यान रखना चाहिए कि संदेश स्पष्ट व सुंदर भाषा में तैयार किया जाए। संदेश का भाव प्राप्तकर्ता की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कभी नहीं होना चाहिए। जहां तक संभव हो संदेश संक्षिप्त होना चाहिए। अधिक तकनीकी शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। अगर अधिक तकनीकी शब्दों के प्रयोग से बचेंगे तो क्या होगा, जो नीचे जो अधीनस्थ है वो आपके मैसेज को इजीली समझ लेंगे। इसके बाद आता है प्राप्तकर्ता के लिए सहायक एवं मूल्यवान संदेश प्रेषित करना। कन्वे थिंग्स ऑफ हेल्प एंड वैल्यू लिसनर। संदेश की विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए जो प्राप्तकर्ता के लिए सहायक हो। प्राप्तकर्ता की रुचि और आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही आपको संदेश देना चाहिए। ऐसी स्थिति में संदेश वाहन ज्यादा प्रभावी रहता है। इसके बाद है उपयुक्त प्रतिपुष्टि सुनिश्चित करना, इंश्योर प्रॉपर फीडबैक। प्रतिपुष्टि का अर्थ है ये पता लगाना है कि प्राप्तकर्ता ने सूचना को सही अर्थों में समझ लिया है या नहीं है। 1 नंबर का क्वेश्चन है ये आपका, प्रतिपुष्टि क्या होता है, ठीक है, यानी कि प्राप्तकर्ता ने सूचना को सही अर्थ में समझ लिया है या नहीं। आमने सामने संदेशवाहन में प्राप्तकर्ता के चेहरे के भाव से उसकी प्रतिक्रिया को जाना जा सकता है, लेकिन अगर लिखित में संदेशवाहन है या किसी अन्य संदेशवाहन के माध्यम की दशा में प्रेषक को प्रतिपुष्टि की कोई उपयुक्त विधि अपनाने की जरूरत होती है। इसके बाद है संदेश की समानता, कंसिस्टेंसी ऑफ मैसेज। प्राप्तकर्ता को भेजे जाने वाले सूचनाएं परस्पर विरोधी नहीं होनी चाहिए। एक लेटर कुछ निकाल दिया, दूसरा लेटर निकाला, वो पहले वाले का विरोधी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि जो भी संदेश भेजे वो संस्था के उद्देश्य, उनकी नीतियों, कार्यक्रमों, कार्यविधियों के अनुसार होने चाहिए। जब कभी पुराने संदेश के स्थान पर नया संदेश भेजना हो तो इसमें परिवर्तन का वर्णन होना चाहिए, अन्यथा संदेश भ्रम पैदा कर देता है। संदेश वाहन की समीक्षा, फॉलो अप कम्युनिकेशन। संदेश वाहन को प्रभावी बनाने के लिए प्रबंध को लगातार संदेश वाहन व्यवस्था की कमियों का पता लगाते रहना चाहिए। अगर आपको इम्प्रूव करना है तो कोई कमी हो रही है तो उसका पता लगाना चाहिए, और इस संदर्भ में ये पता लगाया जा सकता है कि औपचारिक व अनौपचारिक संदेशवाहन में से किस पर अधिक ध्यान दिया जाए। इसी प्रकार संदेशवाहन के माध्यम जो लिखित, मौखिक, लिखित और सांकेतिक है उसके बारे में भी सुझाव मांगे जा सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा उपयुक्त होगा। उसके बाद संदेशवाहन उसी मेथड से किया जाना बेटर होता है। एक अच्छा श्रोता बनना, बी ए गुड लिसनर। प्रेषक और प्राप्तकर्ता यानी कि सेंडर और रिसीवर दोनों का अच्छा श्रोता, अच्छा गुड लिसनर होना एक प्रभावशाली संदेश वाहन में जान डाल सकता है। दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे की बात को ध्यान से सुनना, ध्यान, धैर्य व सकारात्मक ढंग से सुनना, और संदेश भेजने वाला अच्छा श्रोता बनकर बहुत सारी सूचनाएं जो है प्राप्त कर सकता है। तो ये हमारे आज का जो टॉपिक था, ये इसके बारे में हमने इसकी कुछ बैरियर्स की है
और इसके बारे में हमने पढ़ा कि इस बैरियर्स को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो अगर आपको मेरा ये लेक्चर आपको अच्छा लगा और थोड़ा सा भी समझ आ गया है तो मेरे चैनल को अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर थोड़ा सा समझ आया है तो एक लाइक ज़रूर करें। आप इस यहाँ तक देखते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।